बिलाल, आप आवाज आ रही है मेरी? आपका तस्वर रहा है हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, क्योंकि मुझे याद पड़ता है व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, ये टीज की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी, उससे पहले भी प्रिंसिपल का जो ऑफिस किसी भी कॉलेज में, उसके साथ कॉलेज काउंसिल का एक कंसेप्ट मौजूद था। और जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त भी हमें पता था कि ये टीचर जो है ये कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं। तो कॉलेज काउंसिल जो थी वो एक ऐसी बॉडी कंसिडर की जाती थी जो प्रिंसिपल के क्लोज एसोसिएट होते थे, जो प्रिंसिपल के ऐसे कोलीग्स होते थे जो प्रिंसिपल को, जिनके साथ प्रिंसिपल समझता था कि उसकी मेंटल हार्मनी भी है और वो कॉलेज को टाइम भी ज़्यादा दे सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि कॉलेज में प्रिंसिपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं और वो ऑफिस आवर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपर टीयर्स जिनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, डायरेक्टोरेट, डीपीआई या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो एक ऑफिस के टाइम, जबकि हमारे कॉलेजों में चूंकि टीचर्स का परसेप्शन ये होता है कि वो उनकी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो क्लास मीट करना है, या अगर प्रिंसिपल ने कोई असाइनमेंट दिया तो उसको परफॉर्म करना है, अदरवाइज दे आर नॉट बाउंड टू स्टे इन द कॉलेज। तो एक टीचर की हैसियत से कॉलेज में जो स्टे होता है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह के एक ऑफिस वर्क करने वाले का होता है। तो प्रिंसिपल का चूंकि स्टे जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसकी ड्यूटी आर ज़्यादा होते हैं, तो प्रिंसिपल को भी ऐसे यानी कुलीग को वो अपने साथ रखता है जो उसके साथ ज़्यादा टाइम कॉलेज को दे सकें, स्टे कर सकें। और ये कॉलेज समझ लें कि ये वो कुलीग्स होते हैं जिन 5 6 7 ये प्रिंसिपल की स्वाबदीद पे होता है, अमूमन सीनियर असातिज़ा होते हैं, और ये इनको एक किचन कैबिनेट के तौर पे देखा जाता है प्रिंसिपल के मुख्तलिफ कॉलेज के डे टू डे मामलात में इनसे मशवरे करना, इनकी एडवाइस को अहमियत देना। और ये ज़्यादा यानी करीब होते थे और प्रिंसिपल के साथ इनका लहजौन भी ज़्यादा करीब होता था बनिस्बत बाकी टीचर्स के, और इन्हीं को प्रिंसिपल कॉलेज काउंसिल का नाम देते थे कि, और उन्हीं को वो बाकायदा तौर पर एक नोटिफाई कर देते थे कॉलेज लेवल पे कि द फॉलोइंग टीचर्स आर द मेंबर ऑफ द कॉलेज काउंसिल और दे आर एक्ट लाइक एन एडवाइजर टू द प्रिंसिपल। तो ये कंसेप्ट रहा। लेकिन जिस कॉलेज काउंसिल पर मैं बात करने वाला हूँ ये उस तरह की कॉलेज काउंसिल नहीं है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता के फिर मैं इसके असल रोल और फंक्शन और फॉर्मेशन की तरफ आऊँगा। ये 2010 में एक डेवलपमेंट हुई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस वक्त एक लेंथी डिस्कशन और डिबेट के नतीजे में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसकी भी कोशिश ये थी कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को थोड़ा कम करे, और उसमें कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि कॉलेजेस को ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए और इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज़रिए चलाया जाए। और बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग हुई, उन कॉलेजों को आइडेंटिफाई कर लिया गया। देयर वर 26 कॉलेजेस इन पंजाब जिनमें कहा गया कि इनको ऑटोनोमस बना के वहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और कॉलेज के तमाम मामला थ्रू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलेंगे। प्रिंसिपल जो है उसका मेंबर होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर का। तो वो जनाब बड़े कॉलेजेस को उन्होंने इसमें शामिल करके बाकायदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नॉमिनेशन भी कर दी, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन और वो फिर ये होना था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर बनने के बाद ज़ाहिर है कि फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कॉलेज ने अपनी खुद पूरी करनी थी और गवर्नमेंट पर बर्डन कम हो जाना था। और ये जो असातिज़ा की तनख्वाहें हैं वो सारी बच्चों की फ़ीसों से ज़ाहिर है कि जिस तरह ऑटोनमस अदारे चलते हैं और मुकम्मल ऑटोनमी होती है, उसमें फिर एचईडी का जो रोल सिर्फ सुपरवाइजरी बॉडी का होता है। लेकिन स्टेक होल्डर की तरफ से इसको रजिस्ट किया गया। उसमें टीचरों की तरफ से रेजिस्टेंस थी, जो एसोसिएशन है, नुमाइंदे हैं इलेक्टेड जैसे पीपीएलए है, इनकी तरफ से रेजिस्टेंस थी। तो वो मटेरियलाइज नहीं हो सका कंसेप्ट और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वर्किंग नहीं कर सके, बावजूद इस पर कि उस पर इनिशियल वर्क हुआ। लेकिन डिबेट का जो बुनियादी नुक्ता ये था, जो डिस्कशन हुई थी कि जिन कॉलेजों को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए ऑटोनमी दी जाए और बाकी कॉलेजेस में ये कहा गया कि चूंकि हमारा जो कॉलेज का टीयर है इसमें ऑटोनमी नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, टोटली दे आर रेगुलेटेड बाय द अपर टीयर्स। खास तौर पर डायरेक्टोरेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कॉलेजेस पे, और प्रिंसिपल जिसको ग्राउंड पे बहुत से मामला चलाने होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर समझता है, उसने फैसले करने होते हैं कॉलेज, और छोटी छोटी बात के लिए उसे डायरेक्टोरेट की तरफ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है कॉलेजेस की जो चाह रहे हैं, जो विजन है कि इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा प्रिंसिपल्स को जो बहुत ही अहम नवियत के मामला कॉलेज सतह पर होते हैं उसमें उनको वहीं पर एम्पावर किया जाए, उनको डेलीगेशन दी जाए, पावर की डेलीगेट की जाए,
ताकि वो कॉलेज लेवल पर ही स्टेक होल्डर को शामिल करके कॉलेज के मामलात को चला सकें। तो फैसला ये था कि उन 26 कॉलेजों में ऑटोनॉमी इस तरह होगी कि उनको ऑटोनमस करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाया जाएगा और बाकी के कॉलेजों में कॉलेज काउंसिल्स बना के उसके थ्रू चलाया। लेकिन कॉलेज काउंसिल जो थी वो कॉलेज लेवल पे स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट करेगी, बट दे वर टोटली इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो कॉलेजेस उसी तरह गवर्नमेंट चलाएगी जिस तरह चला रही है। वो 26 कॉलेज तो नहीं हो सके। फिर जब वो नहीं मामला चल सका तो फिर वो 26 कॉलेजेस को भी इसी रेंज में आप समझ लें कि वो आ जाते हैं जिस रेंज में बाकी कॉलेजेस थे। गोया ये कॉलेज काउंसिल अब सब कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने विद द स्पिरिट कि द कॉलेज प्रिंसिपल शुड बी empowered at the college level with the participation of the stakeholder, the decisions regarding day to day matters of the college should be taken by the principal। तो उसमें ये जनाब 2010 में 29 नवंबर 2010 को ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आफ्टर ए लेंथी डिबेट डिस्कशन, जिसमें कि हर एस्पेक्ट पर गुफ्तगू की गई, उसमें स्टेक होल्डर को का भी देखा गया सारा मामला और उसमें उसकी स्पिरिट को भी। लेकिन बेसिक स्पिरिट यही थी कि कॉलेजेस को एम्पावर किया जाए प्रिंसिपल को अपने मामलात के हवाले से। तो ये कॉलेज काउंसिल जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये 2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो जिसकी यहाँ पर स्लाइड शो की हुई है कि ये नोटिफाई की गई थी। और मैं हैरान हूँ कि बहुत अरसे बाद भी, मतलब 2014-15 में भी मुझे बहुत से कॉलेजों में HEC की असाइनमेंट पर एवेल्यूएशन का जो प्रोसेस था उस पर जाना पड़ा। तो बहुत से कॉलेजों में अभी भी पुरानी ही कॉलेज काउंसिल का कंसेप्ट था और प्रिंसिपल कहते थे जी बिल्कुल कॉलेज काउंसिल हमारी है। जब उनसे पूछा जाता था और वो यही बताते थे कि कॉलेज काउंसिल है, उसमें हमारे ये 4 टीचर उसके मेंबर हैं। तो उनसे कहा जाता था कि भाई ये कॉलेज काउंसिल की बात नहीं हो रही, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर की नुमाइंदगी, आपने वो कॉलेज काउंसिल बनाई कि नहीं बनाई। तो उस पर अक्सर कहते थे कि जी वो कॉलेज काउंसिल कैसे बन सकती है जी, उसमें कौन आता है जी, कौन डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा आता है, कौन कमिश्नर का नुमाइंदा आता है, कहाँ पे MP आता है जी, कहाँ पर फलां आता है। वो कॉलेज काउंसिल तो बन ही नहीं सकती, उसको वो आएंगे ही नहीं तो बनेगी कैसे। तो फिर उनको गाइड किया कि किस तरीके से इसका मकसद क्या था हर एक को शामिल करने का और आपने इसको काम चलाना कैसे है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉलेज काउंसिल के हवाले से वो ग्रेजुअली कुछ चीज़ें ऐड होती रहीं, कुछ चीज़ें विड्रा होती रहीं। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती तो हमारी माइंडसेट में हमेशा से रही है कि हमारे यहाँ जो डेलीगेशन ऑफ पावर को इनकरेज नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जिस अथॉरिटी को भी, जो ऊपर की अथॉरिटी होती है ना, अपर टीयर जो होती है, उसकी कोशिश होती है कि पावर सारी उसके पास रहें और वो नीचे डेलीगेट ना की जाए। और इस माइंड, हालांकि डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं गवर्नेंस का बुनियादी असूल है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट है और आप गवर्नेंस पर फोकस करें कि गवर्नेंस को अगर आपने बेहतर करना है तो उसका एक तरीका, जैसे आम डे टू डे मामलात में भी कहते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ का रोल है वो बड़ा अहम है, क्योंकि आम आदमी की जो बुनियादी मामलात है उसका ताल्लुक लोकल बॉडीज से होता है। वो प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली के स्कोप में नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वजूहत की बिना पर लोकल बॉडीज जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाती। इसी तरह ये बेसिकली डेलीगेशन ऑफ, इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे था कि कॉलेजेस को अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो प्रिंसिपल की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको एम्पावर करें। तो उसी स्पिरिट के तहत ये कॉलेज काउंसिल का नोटिफिकेशन जो था वो हुआ था। और फिर इन द मीन टाइम ट्रेनिंग्स होती रही। मैं खुद रिसोर्स पर्सन रहा, HEC की ट्रेनिंग्स भी होती रही, PHEC की भी। और प्रिंसिपल को गाइड किया गया कि आप इन कॉलेज काउंसिल को फंक्शनल करें, इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं इस कॉलेज काउंसिल के थ्रू। और ये जो आपके जहन में मिसपरसेप्शन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिमूव करें। नोटिफिकेशन को पहले तो पढ़ें, उसको अच्छी तरह समझें और उसके मुताबिक कॉलेज काउंसिल को फॉर्म करें और उसको फंक्शनल करें। आप देखें कि आपको कितनी, ये नहीं, मुझे याद पड़ता है कि 2012-13 में जब मुझे HEC की असाइनमेंट पे एज ए रिसोर्स पर्सन 4 सूबों में जाने के और वहाँ के कॉलेजों में ट्रेनिंग का इतफाक़ हुआ, तो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजों के प्रिंसिपल को जब मैंने इसके बारे में बताया कि पंजाब में कॉलेज काउंसिल्स भी एक इदारा है जो कॉलेजों में काम करता है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, तो दे वर सरप्राइज्ड और वो बड़े हैरान होते थे और वो कहते थे इसका नोटिफिकेशन हमसे शेयर करें, हम भी कोशिश करेंगे। आपके कॉलेजेस को तो बहुत ऑटोनॉमी है, आपके कॉलेजेस तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स जो है बहुत से मामलात में, हाँ हमारे यहाँ तो इसका तसव्वुर भी नहीं है। तो हम ये क्रेडिट लेते थे कि पंजाब में इस चीज़ को एक अच्छा स्टेप लिया गया और ये कॉलेज काउंसिल्स जो है बना के कॉलेजेस को एक लेवल तक
तक ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि जो कॉलेज काउंसिल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन था 2010 का, इस वक्त जो स्लाइड्स आपके सामने में आएंगी वो उस नोटिफिकेशन को ही मैंने स्लाइड्स की शक्ल दी है। इसमें मेरी तरफ से कोई चीज़ नहीं है। मैंने एग्जैक्ट उस नोटिफिकेशन को स्लाइड की शक्ल में पीपीटी में बनाया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने उसको रख दिया, ताकि इसमें एग्जैक्टली वही चीज़ पर हम फोकस करें जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का हिस्सा है। अगरचे इसमें जहाँ हम पावर्स पे आएंगे तो दो इंतहाई वाइटल पावर जो कॉलेज काउंसिल के ओरिजिनल नोटिफिकेशन में थी, बड़ी अहम पावर्स, और बाद में अंडर वन प्रिटेक्स्ट और अदर, कोई जिसे कहते हैं ना, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज लेके दो पावर जो थी वो विड्रा कर ली गई कॉलेज काउंसिल से 2016 में। एक आध वाक्य को बुनियाद बनाकर सारे, यानी आप अगर एक कॉलेज में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है ड्यू टू, आप समझ लें, इनकम्पिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसको जस्टिफाई करके आप कॉलेज काउंसिल से पावर वापस लेके डायरेक्टोरेट को दे दें तो ये जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन ऐसे हुआ कि दो अहम पावर थी जो कॉलेज काउंसिल में को दी गई, हमने उनका इस्तेमाल भी किया अपने कॉलेज में, मैं बताऊंगा कि कितनी अहम पावर थी, और बाद में उनको विड्रा करके वो कॉलेज काउंसिल के जुरिस्डिक्शन से लेके डायरेक्टोरेट को शिफ्ट कर दी गई। तो डायरेक्टोरेट, मैंने बताया ना कि टेंडेंसी भी यही होती है कि कोशिश की जाए कि सारा कुछ जो है वो ऊपर हो, नीचे जो है डेलीगेट ना किया जाए। तो उसी टेंडेंसी को बेस बना के ये सारा स्टेप लिया गया। और हमारे यहाँ चूँकि एक टेंडेंसी भी है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं या हेड होते हैं, जैसे सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनका ज़्यादा लेजॉन चूँकि डायरेक्टर्स के साथ होता है बनस्बत प्रिंसिपल्स के, और प्रिंसिपल के साथ डायरेक्ट वो कभी डायरेक्ट इंटरेक्ट ही नहीं करते। बहुत कम सेक्रेटरी ऐसे आए जिनका प्रिंसिपल से इंटरेक्शन डायरेक्ट होता होगा। तो जो पिक्चर डायरेक्टोरेट की तरफ से जाती है वही प्रवेल करती है। तो बहरहाल वो एक ऐसे हुआ। लेकिन अभी भी इसके मैंने नोटिफिकेशन में इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन रखा है आपके सामने। वो कौन सी दो पार थी उस पर मैं आपको बात करूंगा कि वो बड़ी अहम थी, वो नई शिफ्ट होनी चाहिए थी, हो गई। लेकिन अभी भी कॉलेज काउंसिल जो है एक इफेक्टिव ऑर्गन है, अभी भी इसकी एक खास अहमियत है कॉलेज की वर्किंग में और कॉलेज के मामलात को चलाने में। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन पर बात करते हैं। ये देख लें, ये आपके सामने जो स्लाइड ओपन हुई है ये कॉलेज काउंसिल की कंपोजिशन के हवाले से है। इसमें कॉलेज एजुकेशन, जिसे हम टैरशरी एजुकेशन कहते हैं या मिडिल टीयर एजुकेशन कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी और स्कूल के दरमियान की एजुकेशन है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर की नुमाइंदगी है। और कॉलेज काउंसिल की फॉर्मेशन में जो लोग शामिल हैं, जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत शामिल हैं, वो हैं प्रिंसिपल, who will be the chairman of the college council ex officio by his office. Vice principal will act as secretary of the college council but also member मैं इसलिए कहता हूं कि कॉलेज काउंसिल के तमाम फैसले वोटिंग की बुनियाद पे होते हैं और मेंबर को वोट का हक है। प्रिंसिपल भी मेंबर है लेकिन वो चेयरमैन है, वाइस प्रिंसिपल भी मेंबर है लेकिन वो सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी का उसका रोल है वाइस प्रिंसिपल का, कि वो कॉलेज काउंसिल का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करे, कॉलेज काउंसिल के मिनट्स रिकॉर्ड करें और बाकी प्रिंसिपल के साथ मिलकर एजेंडा आइटम क्या रखना है, प्रोसीडिंग को कैसे चलाना है, ये सारे मामला बीइंग सेक्रेटरी वाइस प्रिंसिपल का काम है। लेकिन इसमें मामला ये है कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो जहाँ तक मिनट्स रिकॉर्ड करने की बात होती है तो कुछ वाइस प्रिंसिपल कहते हैं जी हमसे नहीं हो सकेगा, या वी आर नॉट कैपेबल, या कोई मजबूरी शो कर देते हैं कि वो ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि वो वाइस प्रिंसिपल है तो बीइंग सेक्रेटरी तो है, तो उस सूरत में प्रिंसिपल को ये भी इख्तियार होता है कि वो किसी और टीचर को एज ए कोऑप्टेड मेंबर कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में बिठा दे और उसको सिर्फ ये असाइनमेंट दी जा सकती है कि वो कॉलेज काउंसिल की प्रोसीडिंग के मिनट्स रिकॉर्ड करे। वो ना तो डिस्कशन में शामिल हो सकेगा ना उसका वोटिंग राइट होगा। वो एक कोने में बैठेगा, प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करेगा और मिनट्स बनाएगा, पॉइंट्स लेगा, मिनट्स रिकॉर्ड करके बाद में प्रिंसिपल से अप्रूवल लेगा। तो वो वाइस प्रिंसिपल अगर ना कर सके तो प्रिंसिपल किसी टीचर को एज ए कोऑप्टेड मेंबर कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में इस मकसद के लिए भी बैठा सकता है कि वो मिनट्स रिकॉर्ड करे, अदरवाइज ये असाइनमेंट वाइस प्रिंसिपल की है। देन स्टेक होल्डर में टीचर्स के तमाम लेवल की नुमाइंदगी है। हमारे कॉलेज कैडर में 4 लेवल्स हैं टीचर्स के, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर। चारों को नुमाइंदगी दी गई है कॉलेज काउंसिल में और
नोटिफिकेशन ये कहता है कि प्रिंसिपल के पास जो करने का काम है, जो उसका इख्तियार है, वो ये है कि वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको मेंबर बनाएगा, लेकिन उसका इख्तियार कोई नहीं है। उसने करना ये है कि कॉलेज कौंसिल के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें जो उसका अमला, जो कॉलेज के टीचर काम कर रहे हैं, उनमें सीनियर मोस्ट लेक्चरर जो भी है, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर BS20, उसको नोटिफाई करे कॉलेज काउंसिल के मेंबर के तौर पे। उसमें प्रिंसिपल की अपनी चॉइस कोई नहीं है। उसने जो भी वहाँ पर सीनियर है, 4 लोग हैं, 5 हैं, उनमें जो भी सीनियर मोस्ट है, उसको उसने कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाना है। तो ये 4 नुमाइंदे कॉलेज काउंसिल के टीचर्स कैडर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आए तो 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि कमिश्नर का जो ड्यूटी जुरिस्डिक्शन होती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है और भी बेशुमार मामला हैं जिसमें कॉलेज, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर से बाहर तो कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए बीइंग ए स्टेक होल्डर कमिश्नर को भी इसमें नुमाइंदगी दी गई है। इसका तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि ये कमिश्नर की जो मेंबर है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, बल्कि नोटिफिकेशन ये कहता है कि प्रिंसिपल जब भी मीटिंग कन्वीन करे, वो एक लेटर ऑफ इनविटेशन जो होता है, जो जिसमें एजेंडा आइटम भी दिया जाता है और साथ सब मीटिंग की डेट और वेन्यू भी दिखा जाता है, वो लेटर जो है मीटिंग नोटिस जिसे कहेंगे, मीटिंग नोटिस के साथ एक लेटर हर मीटिंग से पहले कमिश्नर ऑफिस को लिखेगा और इस नोटिफिकेशन का हवाला देगा कि यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मेमो नंबर डेटेड इतना इतना इतना, और उसमें चूंकि लिखा हुआ है कि कमिश्नर अपना नॉमिनी भेजेगा, तो उस यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली नॉमिनेट एनी ऑफिशियल इन योर ऑफिस टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कॉलेज काउंसिल बीइंग कन्वीन्ड ऑन फला फला एट इन द कॉलेज कैंपस और इन द प्रिंसिपल ऑफिस। तो अब ये लेटर लिखना प्रिंसिपल का काम है। कमिश्नर ऑफिस की मर्जी होगी कि वो किसी को भी इस मीटिंग के लिए भेज दें, असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दें, किसी दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को भेज दें, कोई कमिश्नर ऑफिस का अहलकार वहाँ से ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर ऑफिस मीटिंग में आ सकता है। ना भी आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल का ज़रूरी है कि वो लेटर ज़रूर लिखे और उस हर चीज़ का रिकॉर्ड रखे अपने पास। एक फ़ाइल होनी चाहिए, बॉक्स फोल्डर की फ़ाइल, जिसमें कॉलेज काउंसिल की तमाम मामलात, प्रोसीडिंग्स, करस्पॉन्डेंस उसमें लगाई जाए, क्योंकि ये इंतहाई अहम फाइल और डॉक्यूमेंट होता है कॉलेज के अंदर, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डिविजनल कमिश्नर को लेटर लिखे। 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ C&W। अब C&W डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, जिसके पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में जितना रिपेयर और डेवलपमेंट का काम होता है, ये C&W ने करना होता है। बजट जो है उनको मिल जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप कॉलेजों में जाके ये काम करें। रिपेयर के काम में कॉलेज बताता है क्या करवाना है, और डेवलपमेंट में काम में जो गवर्नमेंट स्कीम मंजूर करे वो C&W ने मुकम्मल करनी होती है। चूँकि C&W कॉलेजों में मेंटेनेंस, रिपेयर और डेवलपमेंट की उसकी ड्यूटी है, लिहाजा उसका नुमाइंदा भी रखा गया है। और इसके लिए प्रिंसिपल ने इसी तरह एक लेटर लिखना होगा, जो भी उसका ऑफिस है उसके डिस्ट्रिक्ट में C&W का या डिविजनल लेवल पे, चीफ इंजीनियर है, एक्सीएन है, SDO है, जो भी वहाँ हेड है, कि वो अपना किसी नुमाइंदे को भेजे मीटिंग के लिए। तो वो किसी एहलकार को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो जाके मीटिंग अटेंड कर ले कॉलेज काउंसिल। छठे नंबर पर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है और वो भी स्टेक होल्डर है, लिहाजा उसको भी एक लेटर लिखना है और वो भी अपने ऑफिस के किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। 7वां और 8वां नंबर जो है, 7वें नंबर पे आते हैं पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं और प्रिंसिपल का इख्तियार ये है कि वो कॉलेज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें 3 बच्चे, वो बच्चे कोई भी हो सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंट बच्चे हों, कोई एकेडमिक्स में अच्छे हों, स्पोर्ट्स में अच्छे हों, को करिकुलर में अच्छे हों, बट इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिंसिपल कि वो 3 बच्चों के वालदैन का पैनल बनाएगा
और उसमें बच्चे का भी रेफरेंस देगा कि ये बच्चा है, ये नाम है, इस क्लास में पढ़ता है और ये उसके वालिद हैं, इनका ये नाम है, ये प्रोफाइल है, साथ सीवी लगा होगा, और कमिश्नर को एड्रेस करेगा कि, और नोटिफिकेशन का हवाला दे के यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द कॉलेज काउंसिल अमंग द पैनल प्रोवाइडेड बाय द अंडरसाइंड। तो 3 आपने भेजने या नंबरिंग करके 1 2 3 प्रिंसिपल ने, और कमिश्नर ऑफिस में वो डाक जाएगी। जो भी वहाँ पर डील करता है, ज़रूरी नहीं है कि कमिश्नर के पास ही जाए, लेकिन ये नहीं, वो लिखना कमिश्नर को ही होता है कमिश्नर ऑफिस में। तो हो सकता है कमिश्नर ऑफिस में ये अरेंजमेंट हो कि उन्होंने किसी असिस्टेंट कमिश्नर को ये पावर दी हो या किसी एडिशनल कमिश्नर को, तो जिसको भी दी होगी उसके पास जाएगी और वो उसमें चाहे पहले और तीसरे को कर दें या दूसरे और तीसरे को कर दें, ये उनका इख्तियार है। 3 का पैनल प्रिंसिपल ने बनाना है। 2 कौन से मेंबर बनेंगे वो सीवी भी सामने होगा, तो कमिश्नर ऑफिस उनमें से 2 को क्लिक यानी सेलेक्ट करके आपको जवाब देगा, और वो 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। डेट ऑफ ये जिस डेट का लेटर कमिश्नर ऑफिस का होगा, उस डेट से 2 साल के लिए वो कॉलेज काउंसिल के मेंबर होंगे। इसी तरीके से जो 8वीं कैटेगरी है वो भी यही है कि उस लोकेलिटी में जहाँ कॉलेज है, फिलंथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एमिनेंट पर्सन, इर्द गिर्द कोई ऐसा मुखैर हजरात, सोशल वर्कर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, या कोई ऐसा आदमी अच्छी शोहरत का जो खिदमत खल्क के काम भी करता हो, जिससे कॉलेज को भी फ़ायदा पहुँचे, तो कोई से 3 लोगों का पैनल प्रिंसिपल ने बनाना है, और कोशिश ये करता है प्रिंसिपल के नज़दीक हो ताकि उनके लिए मीटिंग अटेंड करने में कोई दुश्वारी ना हो और आसानी से अवेलेबल हो सके। तो इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिंसिपल टू मेक ए पैनल ऑफ द 3 पर्सन्स, एमिनेंट पर्सन लिविंग इन द लोकेलिटी ऑफ द कॉलेज। इस कैटेगरी में उसी तरह कमिश्नर को लेटर लिखेगा, डिविजनल कमिश्नर को, और वहाँ से 2 को नॉमिनेट किया, उनके सीवी साथ लगाए जाएंगे, और उनमें से 2 को कमिश्नर ऑफिस नॉमिनेट करके वापस जवाब देगा, और जो 2 नॉमिनेट होंगे वो 2 साल के लिए कॉलेज काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पर भी प्रिंसिपल का इख्तियार 3 का पैनल बनाना है, और कमिश्नर ऑफिस के इख्तियार उनमें से 2 को ओके करना है, सेलेक्ट करना है। 9वें नंबर पे है मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। अब मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली भी स्टेक होल्डर है। अब उसके तरीक़ाकार पहले शुरू में तो ये था कि जब हमने तो चूँकि 2010 में ये नोटिफिकेशन आया था और 2010 में ही कॉलेज काउंसिल की फॉर्मेशन मुकम्मल कर ली थी, और अब तक हमारी तकरीबन 40 मीटिंग हो चुकी है पिछले 11 सालों में। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को हमने डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस की थी सीएम सेक्रेटेरिएट से, अगर से उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर बाद में चूँकि प्रिंसिपल ने, जब बहुत से प्रिंसिपल्स ने इस तरह शुरू कर दी, तो सीएम सेक्रेटेरिएट ने इस पर अनाउंस शो की, और फिर ये फैसला हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर आया कॉलेजों को कि आप प्रॉपर चैनल आप करस्पॉन्डेंस करेंगे। क्या एमपीए की नॉमिनेशन के लिए प्रिंसिपल लेटर डायरेक्टर के थ्रू भेजेगा, थ्रू प्रॉपर चैनल, एड्रेस सीएम सेक्रेटेरिएट को, सेक्रेटरी टू सीएम को करेगा, बट दैट विल गो टू प्रॉपर चैनल, डायरेक्टोरेट, डीपीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और वहाँ से फिर सीएम सेक्रेटेरिएट, और वहाँ पर सीएम सेक्रेटेरिएट में एक डिप्टी सेक्रेटरी इसको डील करता है। और वो किसी भी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ज़रूरी नहीं है कि उसी हल्के का जिसमें कॉलेज है, वो किसी को भी उसका मेंबर नॉमिनेट करके आपको जवाब देंगे, और प्रेफरेबली उसी एमपीए को कर देंगे जो उस हल्के का है, लेकिन इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द सीएम ऑफिस। और 10वें नंबर पर स्टूडेंट हैं जो मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी भी नुमाइंदगी है। अब स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी भी इस तरह है कि 3 लेवल होते हैं कॉलेजों में। एक लेवल होता है इंटरमीडिएट, एक होता है डिग्री, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। और प्रेजेंट सिनेरियो में एक इंटरमीडिएट का बच्चा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, एक डिग्री एडीपी प्रोग्राम का बच्चा, और एक बीएस प्रोग्राम का बच्चा, 3 कैटेगरी से एक बच्चा। और इस बच्चे का टेन्योर उतना होगा जितनी देर तक वो कॉलेज में एनरोल्ड है उस प्रोग्राम में, यानी इंटर से इम्तिहान दे के फारो हो, जब इम्तिहान दे देगा तो उसका ख़त्म हो जाएगा, फिर नए बच्चे को इसका टोटल इख्तियार प्रिंसिपल के पास है कि वो 3 बच्चों को कॉलेज काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट करने का नोटिफिकेशन करे। और बच्चे यही कहा गया, दी स्टूडेंट शुड बी प्रोमिनेंट इन द कॉलेज इन व्यू ऑफ देयर एकेडमिक एक्सीलेंस और को करिकुलर एक्टिविटीज़। बच्चे अच्छे बच्चे हों, जो प्रोमिनेंट बच्चे हों, जो एक ऑनर की बात है कि वो कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं। तो जनाब ये 17 मेंबर हैं कॉलेज काउंसिल के। अब इसमें 17
मैक्सिमम है। मेरे कॉलेज में इसकी जो टोटल मेंबर है वो 17 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में 17 हो। हमारे यहाँ चूंकि कॉलेजेस के भी साइज डिफरेंट होते हैं, कोई बड़े कॉलेजेस हैं, कोई मॉडरेट कॉलेजेस हैं, कुछ छोटे कॉलेजेस हैं। बड़े छोटे और मॉडरेट से मुराद ये है कि बड़े वो कॉलेज होते हैं जिनमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टीचर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और मॉडरेट है कि जिसमें स्टूडेंट और टीचर की स्ट्रेंथ एक मॉडरेट लेवल की है, और छोटे वो हैं जिनमें बिल्कुल ही एक का प्रिंसिपल है और एक दो टीचर हैं, तो उनमें तादाद या 5-7 टीचर हैं या 10 टीचर हैं, थोड़े टीचर हैं, थोड़े स्टूडेंट हैं, चंद 100 स्टूडेंट है। तो इसलिए तो अब वहाँ पे स्टाफ भी चूंकि कम होता है, तो हो सकता है कई कॉलेजों में फुल प्रोफेसर ही ना हो, सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर तक हो, तो फिर प्रोफेसर की एक सीट खाली रहेगी क्योंकि वहाँ 20 की पोस्ट ही नहीं है। इसी तरीके से कई कॉलेजों में बीएस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 200 के करीब कॉलेज बीएस करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट की नॉमिनेशन में 2 लोग होंगे, 3 नहीं होंगे। तो इसलिए ये 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं मेंबर, लेकिन जितने भी मेंबर इससे भी कम हो सकते हैं। अगर हो सकता है किसी कॉलेज में एसोसिएट भी ना हो, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर हो, तो फिर 2 मेंबर टीचरों में से होंगे। तो जितने भी मेंबर आपके बनते हैं टोटल, उनका 50% मीटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है, जिसे हम कोरम कहते हैं। अगर टोटल मेंबर्स का 50% आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इट मींस योर मीटिंग्स प्रोसीडिंग विल बी कंसिडर्ड एज लीगल। उसका जो भी फैसला होगा वो लीगल कवर ले लेगा। मसलन अब 17 हैं, तो अगर 9 मेंबर मेरे मौजूद हैं तो मेरे कॉलेज काउंसिल की मीटिंग की प्रोसीडिंग लीगल है, मैं तमाम मामला ले जा सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन अगर वो इससे कम है, 50% से कम है, तो फिर वो मीटिंग नहीं हो सकती, फिर वो इलीगल होगा सारा कुछ। तो असल चीज़ है कोरम पूरा करना। तो प्रिंसिपल्स को बाज़ औक़ात शुरू में नहीं पता चलता था, फिर उन्हें बताया गया कि आप अब कॉलेज काउंसिल को नोटिफिकेशन के मुताबिक चलाएं, अगर कोई मेंबर नहीं आता तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि आपका कोरम पूरा होना चाहिए। लेटर आपने लिखना है, मेंबर आए ना आए। इस तरह तो कौमी असम्बली में लॉ बनता है तो उसमें कोई सारे मेंबर तो मौजूद नहीं होते। 342 मेंबर है नेशनल असम्बली के, वहां पर अगर कोरम 1/4 है टोटल का, 1/4 बैठे हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो कोरम पूरा होगा तो आपकी प्रोसीडिंग लीगल है। तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती। और ये कह देना कि इनको निकाल दें जी, कमिश्नर को निकाल ही दें, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि इसका फ़ायदा है उनका मेंबर होने का, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं। फिर आप एक स्टेक होल्डर को निकालेंगे तो कॉलेज काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगी। आपने ये बनाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर को डालना है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, अगर कोई एजुकेशन या किसी कॉलेज के मामलात को एक अफसर बैठा हुआ जो कमिश्नर ऑफिस में या डीसी में, वो उतनी अहमियत नहीं देता, या वो इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी को नॉमिनेट भी कर सके, तो फिर ये तो अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन वो स्टेक होल्डर है, और एजुकेशन से बढ़ के और कौन सी अहम चीज़ हो सकती है किसी मुल्क के लिए। तो बहरहाल इसको शामिल करना जो है, दैट वाज ए वेरी अप्रोप्रिएट डिसीजन। इनको निकालना मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने कानून के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक अपनी कॉलेज काउंसिल की प्रोसीडिंग को चलाना है। अच्छा जी, ये अब 2 तरह के मेंबर्स हैं इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने कोरम पर फोकस करना है, तो कुछ मेंबर हैं जिनको हम इंटरनल मेंबर कहते हैं, जिनको मीटिंग में मौजूद होना कोई बड़ा मसला नहीं है, और प्रिंसिपल के लिए कोरम भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, चारों कैडर के, चारों लेवल के, स्टूडेंट तीनों लेवल के, फिर उसके बाद पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी आप एक आसानी हो सकती है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई कॉलेज का मुलाजिम है, कोई नायब का सदा है, कोई लैब अटेंडेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई क्लर्क है, या कोई टीचर है जिसका अपना बच्चा उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, हम पेरेंट की कैटेगरी में उसको भी रख सकते हैं पैनल का हिस्सा बना के। तो वो तो उसके लिए मीटिंग अटेंड करना क्या मुश्किल है कि वो कॉलेज के अंदर ही मौजूद होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो नज़दीक तरीन लोकेलिटी को देखते हुए कि जिनके साथ आपके पर्सनल भी ताल्लुक बना लें, उनके साथ को मीटिंग में मौजूद हों, तो पेरेंट्स भी मौजूद। तो ये 11 मेंबर तो अवेलेबल होते हैं हर मीटिंग में। अब जो एक्सटर्नल मेंबर है उसमें कमिश्नर का नुमाइंदा है, डीसी का नुमाइंदा है, फिलंथ्रोपिस्ट है, एमपीए और इंजीनियर है सीएनडब्ल्यू का। अब ये कभी आते हैं कभी नहीं आते। मतलब हमारी 40 मीटिंग हुई हैं तो शायद 2 या 4 मीटिंग्स होंगी जिसमें कमिश्नर का नुमाइंदा आया है या डीसी का नुमाइंदा आया है, सीएनडब्ल्यू का भी 5-6 दफ़ा आया। आते हैं नहीं आते उनकी मर्जी है, हम लेटर लिख देते हैं।
फिलंथ्रोपिस्ट को अलबत्ता हम इंश्योर करते हैं कि वो आएँ, और वो आते भी हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं और ये खुद भी आके बड़ी खुशी महसूस करते हैं इस तरह के बॉडी में अपनी राय दें, अपने तजुर्बात शेयर करें, आपको बड़ी हेल्पफुल हों। इनके साथ प्रिंसिपल ने एक पर्सनल रिलेशन बनाना होता है, और बाज़ औक़ात ये कॉलेज के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। इसकी कई मिसालें हैं। मैंने प्रिंसिपल्स के साथ जब मीटिंग करता हूँ, ये ट्रेनिंग जो हमारी हो रही है आजकल, कई प्रिंसिपल बताते हैं कि इनकी वजह से कॉलेज को हमने फर्नीचर लिया, हमने पानी का फ़िल्टर प्लांट लगवाया। ये हमारी कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये वहाँ के लोकल बड़े मुखय्यर हज़रात हैं और बड़े काम करते हैं इस तरह के। तो ये भी आसानी के साथ कॉलेज काउंसिल में आ जाते हैं। तो इसलिए कॉलेज काउंसिल में कभी कोरम का इशू हमें नहीं हुआ, ना ही होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसकी पावर और फंक्शंस के हवाले से। जैसे मैंने आपसे क्या बात की ना कि 2 बड़ी इम्पोर्टेंट पावर्स थी। अब इसमें एक-एक करके तो वो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एक जिस्ट आपके सामने रखूँगा। मैंने पूरा नोटिफ़िकेशन है, इसकी स्लाइड्स की शक्ल दी हुई है। लेकिन जो अहम पावर्स विथड्रॉ हुई और जो अभी भी हैं इसकी, उस पर मेरा फ़ोकस होगा कि 2 अहम पावर्स थी कॉलेज काउंसिल के ओरिजिनल नोटिफ़िकेशन में। एक थी रीअप्रोप्रिएशन ऑफ स्टूडेंट फंड्स थ्रू कॉलेज काउंसिल। अब रीअप्रोप्रिएशन ऑफ स्टूडेंट फंड थ्रू कॉलेज काउंसिल क्या चीज़ है और इसकी कितनी अहमियत है और ये पावर क्यों विथड्रॉ कर ली गई? देखिए, कॉलेज में हम स्टूडेंट फंड्स लेते हैं, 15-16 किस्म के फंड हम बच्चों से लेते हैं। नॉमिनल सी अमाउंट होती है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, मेडिकल फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, साइकिल फंड है, जनरल फंड है, रेड क्रिसेंट, इस तरह के फंड हैं। बच्चियों के कॉलेजों में भी होता है। और ये 15-16 इनकी अलग कैश बुक होती है, अलग से अकाउंट्स इनके मेंटेन किए जाते हैं, और ये फिर जमा होते रहते हैं और फिर इन पर प्रॉफिट लगता है। तो ये रकम बाज़ औक़ात बड़ी रीज़नेबल हो जाती है, बाज़ कॉलेजों में तो बहुत अच्छी अमाउंट होती है। अब होता ये है कि हर फंड का गवर्नमेंट ने एक मसरफ बताया हुआ है, नोटिफाइड है डीपीए ऑफिस की तरफ से, कि आपने हर फंड को किस किस मकसद के लिए, यानी स्टूडेंट वेलफेयर फंड के मकसद किस मद में खर्च होना है, मेडिकल फंड किस मद में खर्च होना है, और इसी तरीके से मैगजीन फंड का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से बाकी जितने भी फंड हैं उनका इस्तेमाल कहाँ करना है, ये हर फंड के हवाले से नोटिफाइड है। कहाँ से क्या चीज़ आप ले सकते हैं किस फंड से। तो अब बाज़ औक़ात कॉलेज में कोई फ़ौरी नवीयत की चीज़ होती है कि आपने फ़ैसला किया जी कि आपने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजाई कि हमें कंप्यूटर लैब के लिए 10 कंप्यूटर चाहिए, लेकिन वो अभी तक ना किसी मंजूर हुई है, मामला लटका हुआ है। आप चाहते हैं कि नहीं, इस तरह हमारे मामलात हर्ज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो हमारे लिए बड़ा काम कॉलेज चलाना मुश्किल प्रिंसिपल कहेगा होगा, हमें तो 10 कंप्यूटर्स की एटलीस्ट या 15 कंप्यूटर्स की फ़ौरन ज़रूरत है। तो अब प्रिंसिपल जो है वो उसके पास था कि वो देखे कि उसने अगर 10 कंप्यूटर लेने हैं तो वो कितने कास्ट करेंगे। उसको पता लगा जी 10 कंप्यूटर जो है वो 7 लाख रुपया उस पर कास्ट आएगी, टैक्स गवर्नमेंट रूल के तहत प्रोक्योर करने हैं तमाम टैक्सेस के साथ। तो वो तकरीबन 7 लाख रुपए अगर खर्च किए जाएँ तो हम वी कैन परचेज 10 कंप्यूटर्स फ्राम मार्केट। अब जो फंड्स अवेलेबल हैं उसमें कंप्यूटर फ़ी फंड भी है। उसमें देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं कॉलेज के पास। जो परचेज़ करनी है वो है 7 लाख रुपए की। तो अभी तो उसके लिए उसको यानी प्रिंसिपल को अभी पैसों की 5-5.5 लाख रुपए मज़ीद चाहिए, या 4.5 लाख रुपया मज़ीद चाहिए। तो अब वो कैसे करे? वो अगर जितने पैसे हैं उससे तो सिर्फ 2-3 कंप्यूटर आ सकते हैं। तो 10 कंप्यूटर की ज़रूरत है आपको। एक मिसाल दे रहा हूँ, फर्नीचर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि कॉलेज काउंसिल के इख्तियार में ये है कि आप कॉलेज काउंसिल में एक रिक्वेस्ट लेके जाएँ उसकी मीटिंग में कि हमारे कंप्यूटर फंड में तो इतने पैसे हैं जिससे हम 10 कंप्यूटर नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास बाकी फंडों में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड है उससे हम 2 लाख रुपया ले लें, और 1 लाख रुपया हम ले लें मेडिकल फंड में से, और 50,000 रुपया ले लें हम इस फंड में से, और इन 3 फंडों के पैसे हम कंप्यूटर फंड में शिफ्ट करके उसका बैलेंस जब बढ़ जाएगा तो उसमें ये 3 अकाउंट से पैसे निकाल के उसको उस फंड में शिफ्ट करने की इजाज़त दें जहां से हम कंप्यूटर परचेज़ कर सकें। तो कॉलेज काउंसिल, ज़ाहिर है कि प्रिंसिपल उसको कन्विंस करता है, कॉलेज काउंसिल इसकी इजाज़त दे देती थी, और आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल के तहत जो भी तरीक़ाकार है आप वो चीज़ हासिल कर लेते थे कॉलेज के लिए। गोया आपने 2-3 फंडों में से पैसे लेकर उस फंड में डाल दिए जहां से आपने वो चीज़ परचेज़ करनी है। इसे कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन।
ये बहुत बड़ी सहूलत थी। मुझे याद पड़ता है 2012-13 में हमारा न्यू ब्लॉक बना कॉलेज में, तो उसमें 14 क्लासरूम बन गए। अब गवर्नमेंट की ग्रांट दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू ग्रांट होती है, एक डेवलपमेंट ग्रांट होती है। ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, ये डेवलपमेंट ब्लॉक में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होता है, उसमें से पैसे मिलते हैं, CNW बनाते हैं। हमारा ब्लॉक बन गया। अब एक आपके पास कमरे तो बन गए हैं, क्लासरूम, लेकिन फर्नीचर नहीं है। अब फर्नीचर के लिए रेवेन्यू ग्रांट रिलीज होनी थी, उसके बारे में पता चला जी वो पता नहीं कब रिलीज होगी, हो सकता है 6 महीने लग जाए या 4 महीने लग जाए। सेशन शुरू होने में सिर्फ 1.5-2 महीने रह गए थे। तो टीचर सीनियर ने भी मशवरा यही दिया कि कॉलेज काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करके अपने 2-3 फंडों को रीअप्रोप्रिएट करके फर्नीचर ले लेते हैं इस न्यू ब्लॉक के लिए। जब गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आएगी या फर्नीचर मिलेगा तो हमें और फर्नीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हम बाकी क्लासरूम में भी रखवा देंगे जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी, पुराने बेंच पड़े। चुनाचे यही रिक्वेस्ट हमने कॉलेज काउंसिल के आगे रखी कि हमारे पास हमने पहले वर्किंग कर ली कि अगर हम इसमें 200 डेस्क लेते हैं तो वो कितने में आएंगे। पता चला जी टोटल जितने कमरे हैं इसमें अगर हमने डेस्क या बेंच रखने हैं तो ये तकरीबन 10 लाख रुपया इस पर कास्ट आएगी, जो हमने मार्केट से रेट वगैरह लिए। तो कॉलेज काउंसिल से कहा कि जी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए इस पर खर्च आएंगे। हमारे पास 3-4 फंडों में पैसे मिला कर अगर हम एक फ़ंड में शिफ्ट कर दें, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड में, और हमें इजाज़त दें कि वहाँ से हम ये ख़रीद लें, तो कॉलेज काउंसिल को क्या एतराज़ था, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। हमने उसको मिनट्स का हिस्सा बना लिया और फिर हमने उसको स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड में वो 2-3 फंडों से पैसे डाल दिए, जमा कर दिए। और वही तरीक़ाकार के टेंडर तलब किए गए, टेक्निकल बिड, फिनंशियल बिड, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर सारा फॉलो करके हमने वो बहावलपुर की एक पार्टी को टेंडर मिला था, तो हमने वो डेस्क बनवाए और कॉलेजों में शिफ्ट कर दिए। जब बच्चों सेशन शुरू हुआ तो बच्चे नए ब्लॉक में नए फर्नीचर पर बैठ के क्लासें पढ़ रहे थे, बच्चों के पैसे थे, बच्चों पे खर्च हो गए। तो फिर उसके कुछ 4 महीने बाद जब हमने ये फर्नीचर लिया तो 4 महीने बाद कहीं हमारी रेवेन्यू ग्रांट रिलीज हुई और हमें उतना ही पैसे मिले और हमारा मजीद फर्नीचर हमें मिला, जो हमारे बाकी कमरों में भी हमने पुराने फर्नीचर को हटा के उसको रिप्लेस किया। बहुत बड़ी सहूलत थी। कॉलेज लेवल पे ही हमने सब कुछ बच्चों के पैसों को रीअप्रोप्रिएट करके हमने एक चीज़ ली जो बड़ी ज़रूरी थी कॉलेज के लिए। इसी तरह कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन होने लगा था। कॉलेज के अंदर हमारी जो इंटरनल रोड थी, जो कॉलेज के अंदर की रोड थी, वो उसमें इतने बड़े गड्ढे थे कि नया ब्लॉक बन गया, हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन सड़क टूटी हुई है। अब वो हम बड़ी कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इसको रिपेयर हो जाए। हमने अपने MPS से भी रिक्वेस्ट की और भी कोशिश, लेकिन कोई पल्ला नहीं पकड़ा रहा था। आखिर हमने फिर वही किया, कॉलेज के 2-3 फंड रीअप्रोप्रिएट करके एक प्राइवेट पार्टी से बात की और गवर्नमेंट के क़वायद ज़वाबित जो भी हैं इस किस्म के लिए, उसके मुताबिक कमेटी बना के हमने उस पर भी हमारा 10 से 11 लाख रुपया खर्च हुआ, जो नेसेसरी उस पर कारपेटिंग हुई और रोड की, जो कॉलेज के इंटरनल रोड है, तो वो भी हमने किया। बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि बच्चों के फंड की रीअप्रोप्रिएशन का प्रिंसिपल कॉलेज लेवल पे करके उसको खर्च करें। एक आध मैंने बताया, इसी तरह एक और थी। इसमें क्या हुआ जी, इसमें एक कॉलेज में एक रिपोर्ट गई ऊपर कि किसी प्रिंसिपल ने 2-3 फंडों में से पैसे रीअप्रोप्रिएट करके एक बोलान डब्बा खरीदा है और शो ये किया है कि ये कॉलेज में स्टूडेंट के लिए लिया है, लेकिन वो प्रिंसिपल खुद अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसको रखता है। वही वो पिक एंड ड्रॉप भी वही बोलान डब्बे से होता है और अपने बाकी कामों के लिए भी उसको इस्तेमाल करता है। तो ये रीअप्रोप्रिएशन कॉलेज काउंसिल से मेलाफाइड इंटेंशन के तहत करवा लेते हैं, लिहाजा ये पावर जो है कॉलेज काउंसिल से ले ली जाए। और अल्टीमेटली यही हुआ कि वो पावर कॉलेज काउंसिल से ले ली गई और एक नया नोटिफिकेशन आया जिसके तहत उसको विड्रा कर लिया गया कॉलेज काउंसिल से और कहा गया कि आइंदा 1 लाख रुपए की रीअप्रोप्रिएशन डायरेक्टोरेट करेगा और 1 लाख से ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करेगा। नतीजा ये होता था कि फिर जब ऊपर चला गया तो फिर तो वो समझे कि उनकी मर्जी, या करें ना करें, 70 किस्म की वो क्यूरी लगाएंगे। अब एक वाक़े को बुनियाद बना के इस तमाम कॉलेजेस को हैंडीकैप किया गया और वो पावर डायरेक्टोरेट। और अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले सेक्रेटरी साहब जब आए थे, नदीम महबूब साहब, तो उनको जब उन्होंने मिसिंग फैसिलिटी के हवाले से मेल की कॉलेजों में, तो कॉलेजों ने बड़ा लंबा चौड़ी चीज़ें दी कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर ये ओपिनियन प्रवेल किया डिस्कशन में कि कॉलेजों के अपने फंडों में इतना पैसा पड़ा होता है, वो प्रिंसिपल इसलिए यूज़ नहीं करते कि वहाँ पर आर्डर पैरे लगेंगे और मिसिंग फैसिलिटी में हमें इतनी चीज़ें लिख कर भेज देते हैं। कुछ कॉलेजों में जेन्युइन चीज़ें चाहिए होती हैं और कुछ के पास पैसा होता है और वो खर्च नहीं करते, और बात भी सही थी। तो जब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए, तो प्रिंसिपल्स ने कहा कि भाई हमारा मसला ये है कि फंड में पैसे तो हैं, लेकिन हमें जो चीज़ें खरीदनी होती है उसके लिए हमारे पास रीअप्रोप्रिएशन का इख्तियार ही नहीं है।
और जब हमारी रिक्वेस्ट रीअप्रोप्रिएशन के आती है तो वो रुक जाती है, यहाँ पर इस तरह की उसको दबा दिया जाता है, इतने सवाल और इतनी क्यूरीज कि वो होता ही नहीं है रीअप्रोप्रिएशन। तो उस पर फिर उन्होंने उसको सीरियसली लिया और उन्होंने फिर उसको नया नोटिफिकेशन किया, जिसके तहत अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि वो पावर कॉलेज काउंसिल को वापस तो नहीं की गई, अलबत्ता डायरेक्टोरेट को 5 लाख, डीपीआई को 10। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर दिस डिसरप्शन। अच्छा जी, बात हो रही थी इस हवाले से कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो विड्रा की गई विद द पैसेज ऑफ टाइम 2016 में। एक तो मैंने आपको बताया रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की बहुत बड़ी सहूलत थी, जिसको कॉलेज काउंसिल से लेकर जो है वो डायरेक्टोरेट और ऊपर जो हमारी टीयर्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी पावर रेवेन्यू ग्रांट के हवाले से थी, रेवेन्यू ग्रांट के इस्तेमाल के हवाले से, कि रेवेन्यू ग्रांट कॉलेजेस को मिलती थी जब गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये यानी हमारा एचईडी हमारे कॉलेज के कंसर्न अकाउंट में उसको शिफ्ट कर देते थे और हमारे मिसलिनियस अकाउंट में ये रकम आ जाती थी, और वहाँ से फिर कॉलेज लेवल पर ही हम जो चीज़ रिक्वायर्ड होती थी, जिसके लिए वो ग्रांट अप्रूव होती थी, हम परचेस करते थे। वो ज़्यादातर लैब इक्विपमेंट्स होती थी, या फर्नीचर होता था, या कंप्यूटर होते थे, कोई भी किसी भी मद में वो रेवेन्यू ग्रांट गवर्नमेंट रिलीज़ करती थी, और कॉलेज जो है वो अंडर पेपरा रूल्स या जो भी प्रोक्योरमेंट रूल्स थे उसके मुताबिक टेंडर के ज़रिए वो चीज़ लेते थे। कॉलेज लेवल पर प्रिंसिपल खुद एक परचेज कमेटी बनाता था, खुद उसको चेयर करता था, खुद ही ऐड दी जाती थी, टेंडर कॉल किए जाते थे, टेक्निकल फाइनेंशियल बिड और तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करके अपनी तसल्ली से जो चीज़ हमने लेनी होती थी हम वो प्रोक्योर करके लेते थे, और पेमेंट जो थी वो हो जाती थी। फिर एक इसी तरह के एक वाक़या लाहौर में हुआ। लाहौर के एक फ़ीमेल कॉलेज में नया कॉलेज था, वहाँ पर जो प्रिंसिपल एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रही थी और प्रिंसिपल नई नई आई थी। ज़ाहिर है हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स का जो इंडक्शन होती है कि उनका कोई इतना ट्रेनिंग भी नहीं होती और फाइनेंशियल मैटर्स भी इतने उनको नहीं पता होते। तो वहाँ पे वो बीबी जो हमारी प्रिंसिपल थी, वो चूँकि वो क्लर्क बड़ा होशियार था वहाँ पर, एक दो उन्होंने कि उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसके सामने रखे वो साइन करती रही। बाद में पता चला जी कि वो जो करोड़ों रुपए की ग्रांट थी उस कॉलेज के लिए, जिसमें लैब इक्विपमेंट थे, कुछ अप्लायंसेस भी थी, जैसे एसी था या फ्रिज थी या माइक्रोवेव ओवन था, तो जो स्पेसिफिकेशन अप्रूव हुई थी उसके मुताबिक सप्लाई नहीं थी। और जैसे 2 टन का एसी लगना अप्रूव हुआ था तो सप्लाई 1.5 टन का किया गया, और ब्रांड भी डिफरेंट दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जब हाईलाइट हुई तो वो एक मीडिया स्कैंडल बन गया और खासा उसको उछाला गया कि उसमें एम्बेजलमेंट हुई है, और प्रिंसिपल पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने क्लर्कों के साथ मिलकर एम्बेजलमेंट की है और सारा सिलसिला। हालांकि वहाँ मसला सिर्फ ये था कि वो क्लर्कों ने जो था सारा हेर फेर किया था, और वो फिर चूँकि इशू बहुत बड़ा बन गया तो उसको बेस बनाकर जो पिक्चर बनाई गई वो ये बनाई गई कि प्रिंसिपल जो हैं दे आर नॉट कैपेबल टू रन द फाइनेंशियल मैटर्स, और इस तरह की पावर कॉलेज लेवल पर डेलीगेट करना जो है वो ठीक नहीं है। ये भी पावर जो है डायरेक्टोरेट को पास होनी चाहिए रेवेन्यू ग्रांट को इस्तेमाल करने की, और यही बात प्रवेल कर गई। और फिर एक कॉलेज को बुनियाद बनाकर कॉलेज काउंसिल का ये इख्तियार कि रेवेन्यू पावर्स को भी वो भी विड्रा कर लिया गया, और वो भी अब डायरेक्टोरेट के पास है। प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ एक मेंबर होता है। जब किसी कॉलेज को रेवेन्यू ग्रांट मिलती है डायरेक्टोरेट लेवल पर, डायरेक्टोरेट में वो पैसे आते हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो चेयर करते हैं, और प्रिंसिपल एज ए मेंबर उस कमेटी में होता है, और तमाम मैटर्स जो हैं वहीं पर होते हैं, और जो चीज़ आपकी रिक्वायर होती है वो आपको मिल जाती है। ले जी आपके लिए चीज़ परचेज़ की है, आप इसको रिसीव कर लें। तो ये 2 पावर जो थी फिर ये कॉलेज काउंसिल से डायरेक्टोरेट को शिफ्ट हो गई। लेकिन अभी भी कॉलेज काउंसिल स्टिल इज़ ए वेरी इफेक्टिव बॉडी, अभी भी ये बड़ा अहम आर्गन है और इसकी पावर्स बड़ी अहम है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी इस वक्त कॉलेज काउंसिल के पास, कॉलेज काउंसिल जितने स्टूडेंट फंड हैं अंडर कॉलेज काउंसिल पावर्स, जितने स्टूडेंट फंड हैं 16-17 किस्म के, प्रिंसिपल को उन्होंने यानी ये इख्तियार दिया है कि वो कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से तमाम फंड को इख्तियार करने का पूरी पावर रखता है। फुल पावर्स गिवन टू प्रिंसिपल टू यूज द स्टूडेंट फंड्स विद द अप्रूवल ऑफ द कॉलेज काउंसिल।
तो अब कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से प्रिंसिपल जो है वो तमाम फंड इस्तेमाल कर सकता है, और अप्रूवल दोनों तरह से वो ले सकता है। एक अप्रूवल होती है रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल और एक होती है एंटीसिपेटरी अप्रूवल। रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपने बैक डेट से अप्रूवल लेनी होती है, और मसलन एक मीटिंग जो है वो 1 जनवरी को हुई है। ज़ाहिर है कि फ्रीक्वेंट मीटिंग हो नहीं सकती कॉलेज काउंसिल की। कॉलेज काउंसिल की जितनी बड़ी कंपोजिशन है और जिस तरह का इसकी फॉर्मेशन है, अगरचे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो हमारा कहता है कि हर महीने एक मीटिंग करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इसका तो एजेंडा बना के इसको 15 दिन पहले सर्कुलेट करना पड़ता है ताकि हर एक तक पहुंच जाए लोग। तो एक इसमें टाइम लगता है, और ये अमूमन मसलन हमने बड़ी कोशिश भी कर लें तो साल में 4 से ज़्यादा मीटिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। 4-5 से ज़्यादा मीटिंग नहीं हम कर सकते। तो स्टूडेंट फंड्स तो डेली बेसिस पर खर्च करने होते हैं प्रिंसिपल ने, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर कॉलेज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन फ़ंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सूरत में फिर ये होता है कि कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो उन फंडों को, क्योंकि आपके जो भी फंड में से डेली बेसिस पर आप खर्च करता है प्रिंसिपल, वो उसको कैश बुक में एंटर किया जाता है, और काउंट ऑफिस में जो भी क्लर्क डील कर रहा होता है उसके पास पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। तो उसको बाउंड किया जाता है कि आप ये पूरी स्टेटमेंट तैयार करनी है, आपने जो चीज़ कैश बुक में एंटर करनी है वो साथ एक स्टेटमेंट की सूरत में भी लिखना है कि एक दिन में क्या क्या फंड हमने यूज़ किया। तो वो पूरी जो एक स्टेटमेंट होती है कि एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग, यानी 1 जनवरी को आपकी एक मीटिंग हुई, अगली मीटिंग आपने 1 महीने के बाद की और 1 फरवरी को हुई, तो इस 1 महीने में जितने फंड आपने यूज़ किए उसकी पूरी स्टेटमेंट को कॉलेज काउंसिल के सामने पढ़ा जाता है। उनको बताया जाता है कि इस ज़रूरत के तहत ये पैसे खर्च किए गए, उनसे अप्रूवल लेके मिनट्स का हिस्सा बना के उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है, ताकि अगर ऑडिट हो तो बता सकें कि हमने स्टूडेंट फंड विद द परमिशन ऑफ द कॉलेज काउंसिल किए। अब ये अप्रूवल जो है रिट्रोस्पेक्टिव है कि फंड आप यूज़ कर चुके हैं फिर आपने अप्रूवल ली है, और अगर मिसाल के तौर पर कोई अप्रूवल नहीं मिलती, फंड आप यूज़ कर चुके हैं, तो उस सूरत में मिसाल के तौर पर फैसले तो मेजॉरिटी वोट पे होते हैं, और प्रिंसिपल बदकिस्मती होगी कि वो कन्विंस नहीं कर सका और मेंबर्स ने उस पर एतराज़ किया और किसी एक फंड के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिली, तो उसमें अगर तो अव्वल तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने किसी प्रिंसिपल से ऐसे सुना है, लेकिन एक इम्कान को तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? उसमें फिर ये होता है कि जब कॉलेज काउंसिल अगर एतराज़ करती है कि आपने ये फ़ंड यूज़ किया लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, या कोई उनकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है जिस पर मेजॉरिटी का ओपिनियन एक है, मिनॉरिटी जो है वो इस्तात है प्रिंसिपल के, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके साथ मेजॉरिटी है, और इसका मतलब है कि मेजॉरिटी का फैसला डिसीजन सही होता है। तो प्रिंसिपल को फिर उसमें ये होता है कि जब ऑडिट का टाइम आता है तो वो ऑडिट टीम को ये बता सकता है कि हमसे ये गलती हुई है, वी विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, हमसे दोबारा कभी हम इस तरह नहीं करेंगे, और हमारी इस जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी कोताही की है आगे नहीं होगी। तो वो अमूमन वही मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी बात होती नहीं है। वो नहीं तो फिर डीएससी की मीटिंग होती है, डिपार्टमेंट अकाउंट कमेटी की, जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे, वहाँ पे भी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, मामला नहीं आगे जाता, क्योंकि कोई इसमें इतनी बड़ी बात होती नहीं है कि जिसको कोई इशू बनाया जा सके कि अगर कोई छोटी मोटी आपसे हो भी गई है, क्योंकि आप वो पैसे खर्च कर चुके हैं, अब उसका कोई और हाल नहीं है। लेकिन आप रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल ले सकते हैं, ये कानूनी तरीक़ाकार है। इसी तरीके से एक होती है एंटीसिपेटरी अप्रूवल, कि अभी आपने पैसे खर्च नहीं किए लेकिन आप प्लान कर रहे हैं, आपकी जो मीटिंग हो रही है 1 फरवरी को, उसमें एजेंडा आइटम में आपने कुछ चीज़ें रखी हैं कि मार्च के महीने में या आने वाले दिनों में हमने कुछ 10 कंप्यूटर ख़रीदने हैं और उस पर इतना खर्चा आएगा, और हमने कुछ फर्नीचर ख़रीदना है, कुछ ऑफिस डेस्क लेने हैं, उस पर इतना खर्चा आएगा, हमने कोई इक्विपमेंट लेना है, उस पर इतना खर्चा आएगा। तो हम आप कॉलेज काउंसिल को के साथ अप्रूवल लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरत है, कॉलेज की इंतहाई ज़रूरत है, और हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं और हम ये लेना चाहते हैं। तो कॉलेज काउंसिल अप्रूवल दे देगी, मिनट्स का हिस्सा बन जाएगा, और आप अप्रॉक्सीमेटली कास्ट की अप्रूवल लेके वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल से आपने स्टूडेंट फंड यूज़ कर लिए। तो ये है एंटीसिपेटरी, कि अभी आपने फंड यूज़ नहीं किए लेकिन आपने उस पर वर्किंग की हुई है कि आने वाले दिनों में आपने वो फंड यूज़ करने हैं, तो आपने पहले से अप्रूवल ले ली। तो दोनों सूरतों में अप्रूवल लीगल होती है, कि आप रिट्रोस्पेक्टिव लें कि खर्च कर चुके हैं और बैक डेट से ले लें, और एंटीसिपेटरी लें कि अभी खर्च करने हैं तो आपने अप्रूवल ले ली। तो दोनों सूरतों में आपको अप्रूवल लेके, क्योंकि फ़ंड का इस्तेमाल कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल के साथ
अटैच किया गया है। अगर आपने कॉलेज काउंसिल की अप्रूवल के बगैर स्टूडेंट फंड यूज़ किए तो वो इलीगल होगा। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी सहूलत है कि कॉलेज के डे टू डे मामला, और आज जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से बजट बहुत कम हुआ है पिछले सालों में, तो कॉलेज को पास अगर ये स्टूडेंट फंड इस्तेमाल ना हो तो कॉलेज चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि आप कॉलेज काउंसिल लेवल पे स्टूडेंट फंड्स को यूज़ करते हैं और कॉलेज की डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये अभी भी कॉलेज काउंसिल की जो है वो इस लिहाज से बड़ी अहमियत है। उसके बाद जो डेली वेजर्स होते हैं कॉलेज में, बहुत तरह का अमला होता है। उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई माली हैं, कोई सैनिटरी वर्कर हैं, कोई नायब कासद हैं, चौकीदार हैं, और इस तरह का जो अमला होता है ये कॉलेज में उतना ही अहम होता है जितना कोई और होता है। टीचर का अपना रोल है, उन्होंने पढ़ाना है, इनका अपना रोल है, इनका रोल भी उतना ही अहम है। कॉलेज को साफ सुथरा, खूबसूरत, पाक, अपना क्या कहते हैं, नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक रखने के लिए हर बंदे की अपनी एक अहमियत है। तो गवर्नमेंट ने पोस्टें सैंक्शन की होती हैं, मालियों की, सैनिटरी वर्कर की, बेलदारों की, चौकीदारों की, नायब कासदों की, कहीं पर थोड़ी कहीं पर ज़्यादा। तो अब ये जो इस तरह का स्टाफ होता है जिसे दर्जा चारम के मुलाजिम कहते हैं, इनका दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि खुद प्रिंसिपल जब बैन गवर्नमेंट लिफ्ट करती है तो प्रिंसिपल लेवल पर इंडक्शन होती है, भर्ती होती है इनकी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक। अदरवाइज फिर कहीं से कोई ट्रांसफ़र होके आ जाए किसी पोस्ट पर अगर खाली है, अमूमन ऐसे होता नहीं है क्योंकि भर्ती भी बड़े बड़ा अरसा बंद रहती है, बैन रहता है कई कई साल। और अगर ये पोस्ट खाली हो जाए तो इतनी आसानी से फिल भी नहीं होती कि कहीं पर कोई मुलाजिम, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल किसी अच्छे मुलाजिम को छोड़ना नहीं चाहता, वो प्रमोशन के बाद भी अमूमन उसको वहीं पर एडजस्ट करवा लेते हैं, तो वो पोस्ट बड़ा अरसा खाली रहती है। लेकिन कॉलेज इनके बगैर नहीं चल सकता। तो उसके लिए जो ही ऐसी पोस्ट खाली हो जो आपके पास सैंक्शन पोस्ट है, तो प्रिंसिपल को स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे टेम्पररी डेली वेजर मुलाजम उस पोस्ट पर रखना पड़ना चाहिए ताकि कॉलेज का ये जो रूटीन के मामला हैं वो मुतासर ना हो। अब जो डेली वेजर होते हैं उसका आपने एक कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल लेनी होती है कि कॉलेज काउंसिल इसकी अप्रूवल दे कि हमारे पास इस वक्त सैनिटरी वर्कर की पोस्ट खाली हुई है, फलां साहब रिटायर हो गए हैं या कोई और वजह हो गई है, वो पोस्ट खाली हो गई है और हमें एक डेली वेजर वहाँ पर डीसी रेट। अब उसमें डेली वेजर को तनख्वाह देने के भी दो तरीके हैं। एक मिनिमम गवर्नमेंट वेज होती है जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तय करती है, यहाँ आप उस पर रख सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर एक नोटिफिकेशन करता है जिसे डीसी रेट कहते हैं। वो 3 कैटेगरीज में होता है, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और फुल स्किल्ड, और इनके मुआवजे डिफरेंट होते हैं डेली वेजर्स के। तो ये माली, नायब कासद वगैरह नॉन स्किल्ड में आते हैं, तो उसका कभी 300 था, 400, 450, 500 तक हो गया, 550 तक। तो वो पर डे है, जितने दिन वो महीने में आएगा उसको पेमेंट हो जाएगी। और कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल लेके प्रिंसिपल नोटिस बोर्ड पे लगा दे, अगर अखबार में इश्तिहार दे सकता है दे दे, वरना नोटिस बोर्ड पे लगा दे, जो लोग आए उनमें से किसी एक को या दो को रखना रख ले, और उन्हें कह दे कि डीसी रेट पर हम आपको नोटिफिकेशन या ऑर्डर इस तरह निकाले कि द फलां पर्सन इज अपॉइंटेड एज सैनिटरी वर्कर अगेंस्ट ए वेकेंट पोस्ट इन द कॉलेज फॉर प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस टिल द अराइवल ऑफ ए रेगुलर इनकम्बेंट अगेंस्ट दिस पोस्ट। जब तक एक रेगुलर मुलाजम नहीं आता उतने अरसे के लिए एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इस बंदे को हमने डीसी रेट पे डेली वेजर के तौर पर रखा है। वो आपके पास रहेगा उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास उस सीट पर कोई परमानेंट बंदा नहीं आ जाता। तो क्योंकि इन बंदों के बगैर कॉलेज एक दिन नहीं चल सकता, तो अब ये टेम्पररी मुलाजम जो है इनकी अप्रूवल भी कॉलेज काउंसिल से लेनी है डेली वेजर्स की। और इसी तरह अगर इसमें टीचर्स का मामला है, अगर सीटीआई तो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन अगर सीटीआई की इंडक्शन लेट है तो इसी तरह स्टूडेंट फंड में से किसी को पर लेक्चर के हिसाब से जो सेकंड शिफ्ट के जो इंडक्शन रूल हैं वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, क्योंकि हर कॉलेज में सेकंड शिफ्ट नहीं होती, इवनिंग शिफ्ट, लेकिन रूल्स मौजूद हैं। वही रूल्स लेके कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल लेके कि हमारे पास एक पोस्ट है फिज़िक्स की, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने हमने सीटीआई मांगा हुआ है, लेकिन सीटीआई की चूँकि पता नहीं कब मिलता है, तो जितनी देर तक सीटीआई नहीं आता हम इस पर सेकंड शिफ्ट के रूल्स के तहत किसी बंदे को या किसी भी टीचर को हायर करने की इजाज़त दें, और उसको फिर वही रेट जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं सेकंड शिफ्ट में पर लेक्चर के हिसाब से, वो 300 है, 350 है या 400 है कि एमफिल है
PhD है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, वो बाकायदा नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप उस टीचर को रखें और वो उतनी देर पढ़ाएगा पर लेक्चर के हिसाब से जब तक कि आपको CTI नहीं मिल जाता या उस पोस्ट पर परमानेंट टीचर नहीं आ जाता। तो ये जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो टीचर हैं चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, they can also be inducted in college purely on temporary basis with the approval of college council। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए सहूलत है। फिर इसका एक बहुत बड़ा जो मामला इसकी अहमियत का है कॉलेज कौंसिल का, वो स्टूडेंट डिसिप्लिन के हवाले से है। स्टूडेंट के क़वायद ज़वाबत, कॉलेज का कोड ऑफ एथिक्स से भी कॉलेज कौंसिल की अप्रूवल से बनना चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि कॉलेज कौंसिल की अप्रूवल से अगर आप बनाते हैं तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि आपके पीछे एक पूरी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होती है। देखें स्टूडेंट, हम हर साल स्टूडेंट को एडमिट करते हैं कॉलेजों में। बस मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हर साल 1000-1200 स्टूडेंट जो है वो एडमिट होता है। तो 2-4-5 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। वो कोई हर वक्त हम उनकी शिकायत आ रही है जी कि एडमिशन होते ही पता चलता है जी वो लड़ाई झगड़ा, कैंटीन पे झगड़ा कर रहे हैं, साइकिल स्टैंड पे कराया उसका नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, कैंटीन पे खा के पैसे नहीं दे रहे, दूसरे लड़कों से झगड़ा कर रहे हैं, कुछ चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ और, क्योंकि अजीबो गरीब बाज़-औक़ात बच्चे, और फिर उनको फ़ाइन किया, वार्निंग दी, वालिद को बुलाया या वालदा को बुलाया तो पता लगा वो भी बेबस हैं, हेल्पलेस हैं, वो कहते हैं जी हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। अब ये 2-4 बच्चे अगर कॉलेज के माहौल को ख़राब कर रहे हैं और प्रिंसिपल की जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कॉलेज में कंडूसिव इन्वायरमेंट को इंश्योर करे, तो वो बेसिक कैसे पूरी करेगा जब 4 बच्चों ने पूरे कॉलेज के माहौल को ख़राब किया हुआ और आए दिन उनकी वजह से कॉलेज में हंगामा राई हो रही है और कॉलेज का एकेडमिक इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो आपने सारी कोशिशें भी कर ली कि आपने समझाया भी, वार्निंग भी दी, फ़ाइन भी किया, आपने पेरेंट्स को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन बाज नहीं आ रहे, तो फिर यू विल हैव टू स्टक दोन दिस, उनको रेस्टिगेट करना है कॉलेज से, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। अदरवाइज 4000 बच्चों को 3-4 बच्चों की वजह से भुगतना पड़े, ये एक प्रिंसिपल की कैपेबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट है, उसकी उस बुनियादी ड्यूटी के अगेंस्ट है जिसका मकसद कॉलेज के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना या इंश्योर करना है कंडूसिव एनवायरनमेंट। तो हमने कई दफ़ा ऐसे बच्चों को कॉलेज कौंसिल के थ्रू कॉलेज से स्टक ऑफ किया है कि उसका तरीका ये होता है कि आप एजेंडे में रखें, बच्चे को भी बता दें कि मीटिंग हो रही है, अगर उसने अपनी सफाई में कुछ कहना है तो मेंबर के सामने कह दे। वालिदैन को भी लिख देते हैं कि अगर अपने बच्चे की सफाई में कुछ कहना है तो कह दें, वहाँ पे फैसला कॉलेज कौंसिल ने करना है, क्योंकि बच्चे को कॉलेज से स्टक ऑफ करना या रस्टिगेट करने का इख्तियार कॉलेज कौंसिल के पास है। बाज़ वालिदैन वहाँ पे ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आइंदा नहीं होगा, अगर होगा तो आप जो मर्जी कर लें, तो कॉलेज कौंसिल उसको दे देती है एक मौका और प्रिंसिपल को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हो तो आपको इख्तियार है कि आपसे निकाल दें। और बाज़ औक़ात वही फैसला हो जाता है कि इस बच्चे को स्टक ऑफ कर दिया जाए और उसके बाद बच्चा कॉलेज में एंटर नहीं हो सकता, कॉलेज से उसकी एनरोलमेंट कैंसिल हो जाती है। तो उसमें ये कॉलेज कौंसिल का फ़ायदा ये होता है कि आप को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। आज के दौर में आप किसी बच्चे को निकालें, पता चलता है जी इस बच्चे को निकाला, और प्रिंसिपल ये सोच रहा होता है अगर ये इतना इनडिसिप्लिन बच्चा है, अगर इसको निकाला तो इसका तो बहुत बड़ा असर रसूख वाला है, ये तो बड़ा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड बच्चा है, ये तो फिर मेरी नौकरी के पीछे पड़ जाएगा, मुझे ट्रांसफ़र करवा देगा, मुझे ये कर देगा। तो जब आप कॉलेज कौंसिल के लिए ज़रिए काम करते हैं तो आप पर कोई प्रेशर डाले भी तो आप कहते हैं जी हाँ मैंने नहीं निकाला, आई एम प्रिंसिपल, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉलेज कौंसिल। ये 17 मेंबर की बॉडी है और एक बॉडी का फैसला है। अगर आप कहते हैं तो हम इसमें दोबारा एजेंडे में रख के इसको रिव्यू में ले जाते हैं, लेकिन फैसला उन्होंने करना है, मेरे अकेले बंदे से तो कुछ नहीं होना। तो वो डेफिनेटली आपको एक प्रिंसिपल को एक सिक्योरिटी शील्ड मिल जाती है कि वो फैसला हालांकि उसकी मर्जी से हो रहा होता है, क्योंकि वो कॉलेज काउंसिल की प्रोसीडिंग पर डोमिनेट करता है बीइंग प्रिंसिपल, लेकिन उस फैसले को पीछे से बैकअप पूरी एक बॉडी कर रही होती है जो एक 17 मेंबर्स की बॉडी है। अब ये किसी को तो नहीं बताना कोई मैं कौन आया कौन नहीं आया, बट इट रिप्रेजेंट डीसी, कमिश्नर, एमपीए, सीएनडब्ल्यू, हर स्टेक होल्डर की नुमाइंदा बॉडी है। तो आपके फैसलों को जब स्ट्रेंथ मिलती है तो आपको जो है जो वो प्रेशर नहीं आता आप पे, जो प्रेशर जो है, इसकी एक मैं मिसाल दे के फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन लूँगा आखिरी 5-7 मिनट में, तो 10 मिनट में एक वाक़या हमारा मेरे साथ ऐसा हुआ था जिससे मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज कौंसिल कितनी फैसिलिटेट करती है बहुत से मामलात में। कि बेहतर ये होता है कि कॉलेज के हवाले से हर मामला जो है कॉलेज कौंसिल में ले जाया जाए, इससे आपको फ़ायदा होता है कि कॉलेज एक स्टेक होल्डर की सपोर्ट मिल जाती है आपको फैसलों में। वो वाक़या इस तरह था कि
एक मर्तबा मैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें कॉलेज टीचर या एक प्रिंसिपल की जो न्यूसेंस वैल्यू सोसाइटी में, हमें पता है, बदकिस्मती है ना हमारे यहाँ, वरना बहुत से मुल्कों में तो तलीमी इदारों को और असातिज़ा को और प्रिंसिपल की जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट और स्टेचर होता है वो बहुत हाई होता है, और यही कौमों की तरक्की की एक बेसिक अलामत होती है, उनकी उनकी स्ट्रेंथ की। हमारे यहाँ जो एक्चुअल पोजीशन है वो अभी हमें पता है कि कितना का हम प्रेशर ले सकते हैं और कितना हमें दबाव दिया जाता है कि कोई अगर हम रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना भी चाहें तो बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो एक वाक़या जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ बताने का ये है कि मुझे कॉलेज काउंसिल से कितनी सपोर्ट मिली, वो उसको शेयर करना है आपसे। कि कॉलेज में कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं और प्रिंसिपल वो बाकायदा बच्चों को बताता भी है ओरिएंटेशन में कि ये कोड ऑफ एथिक्स हैं, और कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना ही असल प्रिंसिपल का इम्तिहान होता है कि अगर उसमें आप कंप्रोमाइज शुरू कर दें तो कॉलेज चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे कॉलेज में ये वाकया ऐसे हुआ, चंद साल पहले की बात है कि कॉलेज में हमारे यहाँ जो टीचर्स की पार्किंग लॉट है वो कॉलेज के अंदर है, और स्टूडेंट की पार्किंग लॉट जो है जहाँ वो अपनी व्हीकल्स खड़ी करते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी के लाता है, तो वो कॉलेज से एडजेसेंट चार दीवारी है जिसका गेट अलहदा से है। बच्चा वहाँ से आता है, अपनी बाइक अपनी साइकिल या कोई गाड़ी है तो वहाँ पर पार्क करेगा, फिर वापस जाके दोबारा मेन गेट से उस पर जो जो हमने पूरा एक डिप्लॉयमेंट है, पहले चौकीदार देखते हैं, फिर प्रॉक्टोरियल बोर्ड होता है, वो अपना कार्ड गले में जो उसके होता है वो चेक करके बच्चा अंदर आता है कॉलेज के, पता है बोनाफाइड स्टूडेंट है, और अपनी क्लासों में चले जाते हैं। टीचर जो है उनको चूंकि गार्ड सारे जानते हैं तो वो अपनी गाड़ियों पे आते हैं और गाड़ी कॉलेज के अंदर जो जगह मखसूस है टीचर्स की पार्किंग की, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो एक दफ़ा मैं ऑफिस में बैठा तो मुझे एक फ़ोन आया, पीए ने कनेक्ट किया, जी डीआईजी हैं, कॉल लाहौर में भी उनकी पोस्टिंग थी और वो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी आपसे बात करना चाहता है। तो उन्होंने फ़ोन कनेक्ट किया, मैंने हेलो बात पता है, बात वो ये कर रहे थे कि हमारे साहब का बच्चा आपके कॉलेज में पढ़ता है, आईसीएस का स्टूडेंट है, ये नाम है उसका, और वो बच्चा एक गाड़ी पे आता है, ऑफिशियल व्हीकल है गाड़ी पे, उस पर दूसरे बच्चे जो हैं वो आते जाते खराशें डालते हैं, कल उसके मिरर को भी डैमेज किया है। तो आपसे मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को इजाज़त दें कि वो बच्चा भी अपनी गाड़ी अंदर ले आया करे और वहाँ खड़ी करे या पार्क करे जहाँ टीचर करते हैं। तो अभी एक बड़ा अफसर, डीआईजी बहुत बड़ा अफसर होता है पुलिस का, वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी प्रिंसिपल्स को ये कह रहा है, और मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उसके बाद ओके कहा, जी देखते हैं, मुझे पता नहीं क्या मामला है, मैं ओके करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जो हमारा चीफ सिक्योरिटी या जो हमारे प्रॉक्टर हैं उनको बुलाया, और साथ ही उस ठेकेदार को बुलाया जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था साइकिल स्टैंड का, और मैंने कहा भाई ये क्या शिकायत है। पता ये चला कि वाकई एक बच्चा आता है, 2-3 गाड़ियाँ बच्चे लाते हैं, एक बच्चा जिसके पास नई सरकारी गाड़ी है ग्रीन प्लेट की, और उस पर वाकई बच्चों ने ना आते जाते वो की के साथ उसको रगड़ा या निशान डाले हुए हैं उस पर, और बात सच है कि ऐसे हुआ है। तो मुझे फिर आया, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्टर को कहा, मैं कहा भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसी बात का ठेका दिया गया है, ये तुम्हारे बंदों का काम है कि ध्यान रखें इन बच्चों की गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई दूसरा बच्चा ये हरकत ना करे, और आइंदा शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर दूंगा। और चीफ प्रॉक्टर से भी कहा कि ज़रा ध्यान रखें कि यहाँ से नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह की शिकायत आई है और ये नहीं होना चाहिए। मैंने अपने तौर पे जो करना था कर लिया, और आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने इशू को सेटल कर दिया। चंद दिन गुजरे, फिर फ़ोन आया, और अब जनाब प्राइवेट सेक्रेटरी ने मेरे से बात नहीं कहती, साहब आपसे बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट उसने लाइन से मेरी बात करवाई उनसे, अफसर से, और वो हालचाल पूछ के कहते हैं जी आपसे एक मेरे पीए ने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे को अंदर गाड़ी खड़ी करने दें, वो दूसरे बच्चे जो हैं उसकी गाड़ी को ख़राब करते हैं, बराए मेहरबानी इसको अंदर आने दें गाड़ी को। तो फिर मैंने उनको आगे से कहा, मैं क्या बात यह है साहब कि एक्चुअली ये कॉलेज का एक कोड ऑफ एथिक्स है, रूल्स हैं कि टीचर अंदर पार्क करते हैं, बच्चों के लिए एक अलग पार्किंग लॉट है, और ये जो इस तरह के रूल रेगुलेशन है ये प्रिंसिपल ने नहीं बनाए हुए, ये हमारी एक कॉलेज काउंसिल है जो इस तरह की कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम करती है, और वो ही इनको चेंज भी कर सकती है। अगर किसी को सिंगल आउट करना है या किसी को कोई इसमें कोई कंसेशन देनी है तो जो अथॉरिटी है वो कॉलेज काउंसिल है। आई एम बीइंग प्रिंसिपल कांट डू, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉलेज काउंसिल। ये 17 मेंबर की बॉडी है जिसमें डीसीबी का भी एक नुमाइंदा है, कमिश्नर का भी है, एमपीए भी इसका मेंबर है, और सीएनडब्ल्यू और ये टीचर असातिज़ा सारा कुछ। जब मैंने ये सारी उसको कंपोजिशन उनको बताई तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, और वो दिन है, और उसके बाद ना कभी उनकी तरफ से फ़ोन आया
और ना ही मुझे अपने किसी डिसीजन को विड्रा करना पड़ा, वहीं पर बच्चे की गाड़ी खड़ी होती थी। और अगर मैं ये शो करता कि ये फैसला मेरा था और मुझे एक डीआईजी कहता कि आप ये रियायत दें मेरे बच्चे को, और मैं कहता जी मैं नहीं दे सकता, तो मेरे लिए कितनी मुश्किल हो सकती थी, या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हमारे लिए मसाइल होते हैं। तो बहुत चीज़ें आपको, तो बहुत सी सूरतों में अपने ही डिपार्टमेंट के लोग इस तरह की सिफारिश बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं जो हमारे ऑफिसर होते हैं, लेकिन कॉलेज कौंसल की शील्ड जो है वो आपको मिल जाती है। आप कहते हैं जी आप कह रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, मैं आपके बच्चे की पूरी हमदर्दी रखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे ना हो, और मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे को मैं जो आपकी बात को मैं अकोमोडेट भी करूँ, लेकिन आई विल टेक योर रिस्पेक्ट टू द कॉलेज काउंसिल, वहाँ ले जाऊँगा। अब उनकी मर्जी है वो इसको अप्रूवल दें या ना दें। तो कॉलेज काउंसिल में अब किसने अप्रोच करनी है 17 मेंबरों को, और किसने जाके वहाँ पे लॉबिंग करनी है और कैसे होना है, तो मामला ये है कि आप एक फैसले पर कायम रह गए, और आपके इदारे में आपके लिए वो एम्बेरसमेंट नहीं हुई जो अकेले आदमी को किसी डिसीजन का जब पूरा लोड लेना पड़ता है तो फिर उसका प्रेशर भी सारा उसी को सहना पड़ता है, और प्रेशर लेना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कॉलेज काउंसिल जो है स्टेक होल्डर की एक बॉडी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं। तो कॉलेज के डे टू डे मामलात में आप जब उसको शामिल रखते हैं, चाहे वो कोई भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपकी कॉलेज की कोई कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई नए सब्जेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई मार्केट ओरिएंटेड कोई भी इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं, ब्रिंग इनटू द एजेंडा ऑफ द कॉलेज काउंसिल, टेक द कॉलेज काउंसिल ऑन बोर्ड, देन मेक द डिसीजन, देन योर डिसीजन विल हैव मोर स्ट्रेंथ एंड वैलिडिटी। उसमें वैलिडिटी भी आएगी, क्योंकि कॉलेज काउंसिल की रूल एंड रेगुलेशन को इस तरह बयान किया गया कि उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर प्रिंसिपल कॉलेज काउंसिल के थ्रू करे तो उसके लिए उसमें ज़्यादा। तो ये थी गुजारिशात जी, टाइम हमारा हो चुका हुआ था चूँकि उसमें, तो उसमें अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है कर रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हमारा एक नया सेशन आप ही के साथ होगा जिसको हम रिज्यूम करेंगे 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? बिलाल आप हैं? बिलाल कोरोना वायरस वैक्सीन की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए। हेलो जी बिलाल, आप इनके आप हाँ अब इनसे क्वेश्चन ले लें, जो जो करना चाहते हैं हाथ खड़ा कर। ओके पार्टिसिपेंट एक एक करके प्लीज सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बात करें। सर मैं डॉक्टर सगीर अर्ज कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी चीज़ पूछना थी, आपसे रहनुमाई लेना थी कि कॉलेज काउंसिल और एक नॉमेनक्लेचर कॉलेज काउंसिल का है और एक है कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? क्या उसी को ये उसी का हिस्सा है या उसको रिप्लेस किया गया है? हमारे कॉलेज में कॉलेज जी जी सर जी हमारे जी कॉलेज में जो जी सर हमारे कॉलेज में जो ज़्यादातर जो होती है जो डिसीजंस लेती है वो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी लेती है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड से मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप तो बड़े कॉलेज में, और लाहौर का एक बड़ा कॉलेज है उसमें उससे बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, जरा उसकी कंपोजिशन बताएंगे कि वो क्या कंपोजिशन है उसमें सर होते हैं प्रिंसिपल साहब होते हैं, और जो सीनियर मोस्ट जो प्रोफेसर्स हैं वो हैं उसमें ना, जो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है। तो क्या ये जी सर? नहीं मैं समझ गया हूं, मैं बात करता हूं जी आपके साथ। सर देखें ये एग्जैक्टली मैंने जब शुरू में बात की थी कि एक प्रिंसिपल की एक किचन कैबिनेट होती है, और वो अमूमन कॉलेजों में ऐसे होता है कि प्रिंसिपल के कुछ एडवाइजर होते हैं, सीनियर असातिज़ा जिनके साथ उसकी मेंटल हार्मनी होती है, या जिनसे एडवाइस लेके वो मामला चलाता है। ये कोई नोटिफाइड बॉडी नहीं है। देखें प्रिंसिपल, मैं एक बात आपको बता दूं, अब आप माइक थोड़ा साफ कर दें, मेरी बात सुन लें। कॉलेज के मामलात को चलाना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो क्रिएट करना, ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी। उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल जो जो करना चाहे वो करे। ये कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिया,
और उसने अपने तौर पर अपने सीनियर असातिज़ा के साथ एक ऐसा अपनी ग्रुप बनाया हुआ है जिसके साथ मिलके वो कॉलेज के ये कॉलेज लेवल की डेवलपमेंट है। मेरे कॉलेज में ऐसी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, हो सकता है बहुत से कॉलेजों में ना हो। जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन के तहत एक बॉडी बनाई गई है जिसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर पंजाब से ली गई है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है। ये बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का बुनियादी तकाजा है। इसका उसके साथ कोई मुआवजा नहीं है। वो प्रिंसिपल के एडवाइजर हैं, ये स्टेक होल्डर हैं, ये फैसलों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, फैसलों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फैसलों को अप्रूव भी कर सकते हैं। लिहाजा कॉलेज काउंसिल इज ए बॉडी विच इज टू बी फॉर्म्ड under the guidance and direction of the higher education department through this notification which was circulated on 29th November 2010 in all, उसको सारे कॉलेजों के साथ शेयर किया गया था। ये और चीज है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोफेसर नजर फरीद बोल रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज की सवाल सर ये है कि आपने कोरम का जिक्र किया आपने जी जी सर कि इसमें ये है कि अगर फर्ज करें कि एमपीए या कमिश्नर उनके नुमाइंदे नहीं आते और कोरम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, क्या उसके ऊपर जितने लोग मौजूद थे कोरम के अगर वो साइन कर दें तो उसकी वैलिडिटी बन जाती है? हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि सम टाइम कहते हैं कमिश्नर के नुमाइंदे कि अच्छा ठीक है आप कर ले मीटिंग, मैं बाद में साइन कर दूंगा। तो अगर जो एब्सेंट मेंबर हैं उनके साइन अगर ना करवाएं तो उसकी वैलिडिटी उसी तरह रहेगी। एक ये सवाल। दूसरा सर छोटा सा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि कॉलेज जो है वो डिसिप्लिन के मामले में अगर मीटिंग करके तो अपना कोड ऑफ कंडक्ट तय कर ले तो ये बड़ी मिल जाती है। बाकी आपने बहुत कमाल की बात की, हमें भी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है कि सम टाइम आप कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन ज्यादा होता है या वो सुपरसीड कर जाता है उस नोटिफिकेशन से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया। मसलन फाइन के हवाले से आप उन्होंने एक नोटिफाई किया हुआ है, कोई मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर साहबा थी, उन्होंने जो है वो कह दिया जी इतना इतना मोबाइल पे इतना इस पे करेंगे। तो अगर कॉलेज काउंसिल इंडिविजुअली कोई डिसीजन लेती है डिसिप्लिन के हवाले से तो क्या वो बाउंड है कि वो जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन हुए हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए करे? ये काइंडली दो सवाल हैं जी। एक तो बात ये है कि आपका जो दूसरा सवाल है ना, कोई अद्दा पचद्दा मुझे समझ आया, बाकी आपके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बात ही मेरे तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन कुछ मैं उसको समझ गया हूं तो मैं उसको रिप्लाई कर दूं। माइक ऑफ कर दें काइंडली सारे लोग अब। अच्छा, रिक्वेस्ट ये है, बात ये है, जो पहली बात आपने की है ना, उसमें अगर कोई मेंबर आपको ये कह दे कॉलेज काउंसिल का कि भाई मैं नहीं आ सकता, आप अपनी प्रोसीडिंग चला लें, मेरे साथ मिनट शेयर कर दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगा, मेरी प्रेजेंस ही समझे, मैं साइन कर दूंगा अगर मिनट्स पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उस सूरत में आप उससे मिनट उसकी हाजिरी पर साइन ले लें, कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड होगा। उससे आप शर्त है वो विलिंग है साइन करने के लिए। लेकिन अमूमन जो ऐसे होता नहीं है कि अगर एक मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो अपनी वहाँ साइन कर दे, वो इतनी आसानी से कोई साइन नहीं करता। वो कहता है जी मुझे क्या पता है आप लोगों ने क्या डिसीजन ली है। लेकिन कोई अगर मेंबर आपसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मजबूरी से नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे साथ जब मिनट शेयर करेंगे, जब आपके मिनट्स आएंगे और मुझे उस पर कोई एतराज ना हुआ तो मैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके लिए सिर्फ कोरम का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द मेंबर जो हैं वो साइन कर दें आप उसकी अटेंडेंस शीट पे कि वो प्रेजेंट थे कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में और उनकी हाजिरी मौजूद है आपके डिसीजन लेने के जो आपने लिए हैं। तो इसलिए ये कोई यानी 50% की अटेंडेंस होना ज़रूरी है, उनके दस्तखत होने अटेंडेंस शीट पे ज़रूरी हैं। और अगर कोई मेंबर नहीं है लेकिन वो कहता है कि अगर आप मेरे से मिनट शेयर करेंगे और मुझे मिनट्स पर कोई एतराज़ ना हुआ तो मैं साइन कर दूंगा, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप उससे साइन करवा सकते हैं। बाकी जो एक बात आप ज़हन में रखें कि कॉलेज काउंसिल जो है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ एंड ऑन नोटिफिकेशन करती है। जैसे फाइन है, अगर गवर्नमेंट ने फाइन की एक अमाउंट मुकर्रर की हुई है हर कैटेगरी में, तो कॉलेज काउंसिल के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे। कॉलेज काउंसिल ने
यानी अपने उस मैंडेट के अंदर काम करना है। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कॉलेज काउंसिल ने बनाना है, फाइन जो है वो उस किस हिसाब से करने हैं ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो कॉलेज काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन को वेव नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। तो एचईडी जो डायरेक्शंस देगा या नोटिफाई करेगा वो प्रवेल करेंगे, आप उसको चेंज कॉलेज काउंसिल के थ्रू नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि कॉलेज काउंसिल कोई सिंडिकेट की तरह नहीं है। तो सिंडिकेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बाख्तियार बॉडी होती है, उसका मैंडेट डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत से केसेस में मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर उसका इख्तियार है वो है कि आपने फंड का इस्तेमाल जिस मद में दिया गया उसी मद में करना है। रीअप्रोप्रिएशन का इख्तियार था, अब वापस ले लिया गया है, उसके लिए आपने वही तरीका इख्तियार करना है जो महकमे ने आपको बताया हुआ है। तो कॉलेज काउंसिल जो है जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक ही वो काम करेगी। फाइन जो है वो कितना लेना है ये कॉलेज काउंसिल ने फैसला नहीं करना, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मौजूद है और उसी पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स की और उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे अगला सेशन। थैंक यू वेरी मच।